नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 1 जुलाई है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पहले प्रश्न पर चले देखते हैं आज का एक प्रमुख विचार क्या है। तो आज का प्रमुख विचार हमने लिया है नेल्सन मंडेला जी से। उनका विचार जो कुछ इस प्रकार आपके सामने है कि मैंने ये जाना है कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसको करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें इसी भय पर अभी विजय प्राप्त करनी होगी। तभी उसके बाद ही हम अपने उस कार्य को प्राप्त कर पाएंगे या संपूर्ण कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपनी पूरे साहस के साथ लग जाना है। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर, उसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न था देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, माफ़ कीजिएगा, इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने भी उत्तराखंड आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शंस हैं इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस। जिन लोगों को भी पता है वो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी डालते रहें साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आप लोग सीख भी पाएंगे और जल्द से जल्द याद भी रख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डेनमार्क। तो डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 जनवरी 2021 को ISA-FA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अलाउंसेस में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। ISA के बारे में देखें तो ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 यानी कि पेरिस जलवायु समझौते के दौरान शुरू की गई एक पहल है। ISA का उद्देश्य ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। इसी के साथ ही अगर देखें तो हम पाते हैं कि इसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक निवेश जुटाना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए उचित मार्ग तैयार करना है। इसी के साथ ही देखें तो वर्तमान में ISA उन परिस्थितियों एवं योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की स्थिति में है जिनके द्वारा सौर ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश करना संभव है तथा जिनके द्वारा सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों में आसानी हो सके। ISA को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस जल समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। ISA का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेस द्वारा किया गया था। इसी प्रकार देखें तो ISA के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 78 देशों ने भाग लिया था। ISA के तीसरे सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल या आभासी तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों का एक शुरुआती ग्रुप था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें जो इस क्षेत्र में आने वाले देश हैं उससे बाहर के भी सदस्य देश जो है इसके सदस्य बन सकते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का प्रकाश लगभग पूरे वर्ष समान बना रहता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इसी के साथ ही चलते अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि उन्नत अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालेश्वर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही इस अवसर पर पूर्वी तट के किनारे तैनात विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने मिसाइल को ट्रैक किया और उसकी निगरानी की है। उन्नत
अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम रही है। अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। इसी के साथ ही देखें तो यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। मिसाइल क्या होता है, इस पर अगर हम देखें तो मिसाइल ऐसी वस्तु होती है जिसका उपयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में किया जाता है। तकनीकी भाषा में मिसाइल एक स्वचालित और लक्ष्य निर्देशित उड़ान हथियार है जिसका उपयोग लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से वारहेड को एक निश्चित स्थान तक वहन करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम मिसाइलों का क्लासिफिकेशन करें तो हम पाते हैं कि उनके जो प्रक्षेपण पथ है यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथ है, लॉन्च मोड है, मारक क्षमता है, टाइप ऑफ प्रोपल्शन है यानी कि प्रणोदक का प्रकार है, वॉरहेड और निर्देशन प्रणालियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। वहीं देखें तो प्रक्षेप पथ के आधार पर प्रक्षेपण शास्त्र यानी कि मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जो सतह से सतह पर मार करने वाले जैसे पृथ्वी और अग्नि मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल जैसे त्रिशूल और आकाश, सतह से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल निर्भय और शौर्य, हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल जैसे अस्त्र, हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल जैसे ब्रह्मोस और हेलिना, इसी तरीके से समुद्र से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल K-15 आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समुद्र से सतह पर मार करने वाले मिसाइल होते हैं, एक जिसे हम जो एक प्रकार का धनुष मिसाइल है हमारा, वो समुद्र से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। और एंटी टैंक मिसाइल टाइप होता है जैसे नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसी प्रकार हमने देखे कि मिसाइलों का क्लासिफिकेशन है। DRDO के बारे में अगर हम देखें तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जून, 25 जून, 27 जून या 29 जून। तो इसका उत्तर होगा 27 जून। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में इस दिवस को MSME दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि MSME सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? परिसीमन आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण पक्ष है, इससे प्रश्न बनने की संभावना अधिकांश बनी हुई है। खास तौर पे जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं और उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो हमारी पॉलिटी है, संविधान है, उससे संबंध में भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 यानी J&K रिकंस्ट्रक्शन एक्ट के तहत विधानसभा के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिसीमन का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिलिमिटेशन का होना आवश्यक है। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। तब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। चूँकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा प्रस्तावित है, इस वजह से नए केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन होना जरूरी था। इसी वजह से सरकार ने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग बनाया। देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य रहे हैं। परिसीमन क्या होता है?
तो परिसीमन यानी कि सीमा का निर्धारण। संविधान के अनुच्छेद 82 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के बाद सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। यह आयोग ही आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें घटा या बढ़ा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य आबादी के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को बराबरी से बांटना है, ताकि पूरे देश में एक वोट की एक ही कीमत रहे। इसका उद्देश्य सीमाओं को इस तरह से फिर से बनाना है ताकि सभी सीटों की आबादी जहां तक संभव हो वे पूरे राज्य में समान हो सके। इसी तरीके से देखा जाए तो एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखें तो परिसीमन आयोग क्या है, तो संविधान के तहत केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बनाता है। पहली बार परिसीमन आयोग 1952 में बना था। इसके बाद 1963, 73, 2002 और 2020 में भी आयोग बनाए गए। परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्यों एवं निर्णयों को किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है। परिसीमन अध्ययन के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जा सकती है और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसी तरह से देखा जाए तो इसके अतिरिक्त इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पर कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? साजन प्रकाश, सज्जन सिंह, राहुल कुमार, कुमार आदित्य। तो इसका आंसर होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश आगामी ओलंपिक टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। साजन ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर क्वालिफाई में 1 मीटर 56.38 सेकंड समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56.48 सेकंड था। साजन प्रकाश के बारे में जानें तो साजन प्रकाश भारतीय तैराक हैं, वे केरल से हैं। उन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। वे रियो क्वालिफाई में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पुरुष तैराक थे। इसी प्रकार अगर देखें तो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या है, तो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मूल रूप से जुलाई 2020 में आयोजित किए जाने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह दूसरी बार है जब जापान ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले जापान ने 1964 में ओलंपिक की मेजबानी की थी। 2020 के ओलंपिक में पेश किए जाने वाले नए खेल BMX, 3x3 बास्केटबॉल और मेडिसन साइकिलिंग है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोवा। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया है। राज्य ने लगभग 1 लाख लोगों को कुत्ते के काटने की रोकथाम के बारे में शिक्षित किया है और 24 घंटे रेबीज निगरानी स्थापित की है, जिसमें कुत्ते के काटने वाले पीड़ितों के लिए एक आपातकालीन हॉटलाइन और त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल है। रेबीज को नियंत्रित करने का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया जा रहा है। रेबीज क्या है? तो WHO के अनुसार रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है जो लगभग 150 देशों और क्षेत्र में मौजूद होती है। मनुष्यों में रेबीज संक्रमण के 99% योगदान के लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं। एशिया और अफ्रीका देशों में कुत्ते के काटने के बाद स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के बारे में कम जागरूकता प्रतिवर्ष लगभग 55,000 लोगों की जान लेता है। भारत रेबीज के लिए स्थानिक मारी वाला देश है, जहां दुनिया की 36% मौतों का बोझ है। इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता है दीपिका कुमारी ने, राहुल कुमार, दीपा राउत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित विश्व कप चरण 3 में एक ही दिन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने व्यक्तिगत रिकवर्स इवेंट, मिश्रित रिकवर्स इवेंट और महिला रिकवर्स टीम का भी हिस्सा थी जिन्होंने कल स्वर्ण पदक जीता है।
मिश्रित रिकवर्स टीम इवेंट में उन्होंने अपने पति अतनु दास के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी के बारे में देखें तो दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 में झारखंड के रांची में हुआ था। वे भारत की सबसे प्रमुख तीरंदाजों में से एक हैं। इसी प्रकार देखें तो वर्तमान में विश्व स्तर पर उनकी रैंकिंग 9 है। उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रिकवर्स इवेंट्स और महिला टीम रिकवर्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने आज तक तीरंदाजी विश्व कप में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्हें वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि 2016 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में खबरों में रहने वाली ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? WTO, विश्व बैंक, FATF या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा FATF। तो पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंशियलिंग के लिए ग्लोबल वॉचडॉग के रूप में ये काम करता है। जब FATF किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखता है तो इसका मतलब है कि उस देश पर अधिक निगरानी रखी जानी चाहिए। हाल ही में इसने माल्टा, हैती, फिलीपींस और दक्षिण सूडान को अपने देशों की ग्रे सूची में शामिल किया और पाकिस्तान को इस सूची में बरकरार रखा है। घाना को इस सूची से हटा दिया गया है। इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो इसका उत्तर होगा भारत। तो इसी प्रकार देखते हैं कि भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यह रेटिंग प्रणाली नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी। इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि नासा की रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? मंगल, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा। तो इसका उत्तर होगा मंगल। तो इसी प्रकार देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स 2020 मिशन के एक हिस्से के रूप में नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। हेलीकॉप्टर ने एक और नए स्थान पर उतरने के लिए अपनी 8वीं उड़ान पूरी की है। अपनी नवीनतम उड़ान में इंजेन्यूटी ने 160 मीटर दक्षिण में एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम ने आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो ऑप्शन है मोहित चौहान, जुबिन नौटियाल, अभिजीत सावंत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।